हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए एसएससी के नए पैटर्न पे आप सभी का पहला जीके का टेस्ट होगा। तो साथियों, जिस तरह से एसएससी के नए वेंडर यानी एडिक्यूटिव पैटर्न पे 10th लेवल के एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, खासकर एसएससी एग्ज़ामों में, तो उसी का आप सभी का एक जीके का लाइव टेस्ट चलेगा जो कि आज की इस क्लास में होगा। केवल साथी 35 क्वेश्चनों का ये टेस्ट रहने वाला है। तो आपको ये देखना है कि आप सभी से क्या 35 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि एसएससी द्वारा जो नए नए सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसी के आधार पर ये आपके लिए क्लास तैयार किया गया, ये टेस्ट रखा गया है। और साथ ही इसमें जो भी 35 क्वेश्चन होने वाले हैं वो 2025 के सभी शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए, जो कि आपके साथ ही डिट्टो शिफ्टों में भी सवाल पूछे जा सकते हैं आज की इस क्लास से। क्योंकि साथ ही जो भी 35 क्वेश्चन होगा, समझिए कि 2025 के सभी शिफ्टों पर ये भारी पड़ेगा और आपकी तैयारी में भारी पड़ने वाला है। इसमें साथ ही जीके के साथ साथ जो मेन आपका करंट अफेयर के सवाल है कि करंट अफेयर कहीं से भी सवाल आ जाते हैं, तो आज की इस क्लास में करंट अफेयर के भी सवाल ऐड कर दिया गया है। तो ये क्लास आपके लिए रामबाण होगा और अपनी तैयारी को यहाँ पे स्ट्रांग करिए। और पहली बात तो टेस्ट लगाइए। आपका मेन एग्जाम निकालने का एक ही फंडा है, आप टेस्ट दीजिए, अधिक से अधिक टेस्ट दीजिए। तो आज का साथी पहला जो मॉक टेस्ट होगा वो मतलब समझिए कि आपका टेस्ट के आधारित पर, आप टेस्ट नहीं देते हैं तो एक टेस्ट को जरूर लगा लीजिए, इस टेस्ट को कंप्लीट लगाइए और अपनी तैयारी को देख लीजिएगा। इसलिए साथी जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप अपने से ट्राई करिए कि हम पहले हल करें, पॉज करिएगा, सोचिएगा, एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा, उसके बाद साथी आप आगे बढ़िएगा। लेकिन 35 का 35 क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस टेस्ट को लगाते हैं, देखते हैं हम लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। तो साथ ही एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर, ये लगातार क्लास की टाइमिंग है एमटीएस हवलदार के लिए। तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करिए। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए साथी, राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो साथी याद रखिएगा, गांधीनगर में किया गया था। यानी पहले का बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए, संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 112 में दी गई है। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को, एलिफेंट इन द बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए साथी, एलिफेंट इन द बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथी याद रखिएगा, कल्कि कोचलिन है एलिफेंट इन द बॉम्बे पुस्तक के लेखक। सी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, इसकी अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? बताइए साथी, जो भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है, इसकी अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? बताइए सवाल का राइट आंसर, किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 को, वांचो नृत्य किस राज्य का एक विशेष जनजातीय नृत्य है? बताइए साथी, वांचो नृत्य ये किस राज्य का एक विशेष जनजातीय नृत्य है? तो साथी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? बताइए साथी, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो साथी याद रखिएगा, नुब्रा नदी का। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? बताइए साथी, इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा? कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो साथी याद रखिएगा, इंद्रावती नदी की। सी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 8 को। मुक्तेश्वर नृत्य उत्सव 14 से लेकर 16 जनवरी तक किस राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है? बताइए साथी। मुक्तेश्वर नृत्य उत्सव जो है ये 14 से लेकर 16 जनवरी तक किस राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो साथी याद रखिए उड़ीसा राज्य में। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। किस नृत्य रूप में नाचने वाले के चेहरे को चित्रित मास्क की तरह बनाया जाता है और पोशाक में एक पूरा लहंगा, भारी जैकेट, अनेक माला और हार और ऊंचा टावरिंग हैंड्रेड्स होता है? बताइए साथी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो किस नृत्य रूप में नाचने वाले के चेहरे को चित्रित मास्क की तरह बनाया जाता और पोशाक में एक पूरा लहंगा, भारी जैकेट, अनेक माला और हार और ऊंचा टावरिंग हैंड्रेड्स होता है? तो साथी याद रखिए कथकली में भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए वैजंती माला एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री किस नृत्य रूप के अनुयायी भी थी? बताइए साथी। वैजंती माला एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री किस नृत्य रूप के अनुयायी भी थी? तो साथी याद रखिएगा भरतनाट्यम की थी। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? बताइए साथी। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो साथी याद रखिएगा सितार से जुड़े हुए हैं। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी किस राज्य में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो साथी याद रखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? बताइए साथी। किन आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? बताइए साथी। तो याद रखिएगा जो 1918 का अहमदाबाद में जो मिल मजदूर हड़ताल हुआ था, इसमें भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। ओके सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? बताइए साथी। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो साथी याद रखिएगा निर्वाचन आयोग। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और उनके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। बताइए साथी कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और उनके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है? तो साथी याद रखिए ग्रेनाइट बनती है। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से कौन से एक शीत स्थानीय पवन है? तो इनमें से कौन एक शीत स्थानीय पवन है? तो साथी याद रखिएगा मिस्ट्रल है जो कि एक शीत स्थानीय पवन है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? बताइए साथी किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो साथी याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका को। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 55 डिग्री से लेकर 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें और भी क्या कहा जाता है? बताइए साथी। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें और भी क्या बोला जाता है? तो साथी याद रखिएगा टैगा भी बोला जाता है, यानी टैगा वन भी कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए साथी हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथी याद रखिएगा तिरिचमीर है।
ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए, निम्नलिखित में से लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो साथी याद रखिएगा मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी तो क्वेश्चन नंबर 21 को। रानी दूध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए सवाल का राइट आंसर क्या होगा? रानी दूध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए साथी, जो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था 2025 में, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो साथी याद रखिएगा उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया था। उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद करते चलिए साथी। ओके, यही सब सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं मेरे दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, भारतीय सेना की जो पूर्वी कमान का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो साथ ही याद रखिए कोलकाता में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 24 को। दीनदयाल उपाध्याय योजना के लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए साथी, दीनदयाल उपाध्याय योजना के लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथी याद रखिए 18 से लेकर 25 वर्ष तक होनी चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए साथी, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साथी याद रखिए केरल राज्य में स्थित है। तो यहाँ से मेरे दोस्त ऑप्शन ए क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 26 को। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? बताइए साथी, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ये भी भाई इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो साथ ही याद रखिएगा शिलालेख 13 में है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो साथ ही याद रखिए शाहजहां ने किया। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 28 को। कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों से साझा करता है? बताइए साथी, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य जो कि अपनी सीमाओं को ना अधिकतम राज्यों से शेयर करता है, वो कौन सा स्टेट है? तो भाई याद रखिएगा यूपी है, उत्तर प्रदेश है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 29 को। भारत पश्चिम बंगाल के पूर्व में किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भारत पश्चिम बंगाल के पूर्व में किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये आप सभी को सवाल बताना है। तो साथ ही याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है भारत किस देश के साथ करता है, कितने किलोमीटर में करता है? तो साथ ही 4096 किलोमीटर करता है। और सबसे कम किसके साथ करता है? 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ कम करता है और सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ करता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 30 को। कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो साथी कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो सर जी दामोदर घाटी है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। 60 फुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु की गेंद का वजन कितना होता है? बताइए साथी, इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो 60 फुट में जो पुरुष एथलीटों के लिए धातु की गेंद का वजन होता है वो कितने किलोग्राम का होता है मेरे दोस्त? तो 7.26 किलोग्राम का होता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। किस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड द्वारा लंबे समय से उपभोग किए गए अधिकारियों को समाप्त कर दिया? बताइए साथी, इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। किस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड द्वारा लंबे समय से उपभोग किए गए अधिकारियों को समाप्त कर दिया? बताइए सवाल का राइट आंसर। तो साथ ही याद रखिए अधिनियम 1858 ने। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 33 को। भारत सरकार ने सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना यानी SECC कब शुरू की, यानी किस वर्ष में शुरू की? भारत सरकार ने सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना किस वर्ष में स्टार्ट की? तो साथ ही याद रखिएगा 2011 में किया, जो आपका लास्ट जनगणना हुआ है 2011 तक। अभी तक 2021 में होने वाली थी, लेकिन पैंडेमिक कोविड की वजह से अभी रुका हुआ है। ओके, लेकिन डेट आ चुका है साथी, कभी भी हो सकता है, तो उसके आधार पर आप सभी को क्वेश्चन याद करना पड़ जाएगा। लेकिन अभी जितने भी एग्जाम होंगे 2011 के ही जनगणना से सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो साथ ही याद रखिए 2 फरवरी को। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 35 को। कपास की खेती उत्तरी भारत राज्यों में किन फसल के मौसम के दौरान की जाती है? बताइए साथी, कपास की खेती उत्तरी भारतीय राज्य में किन फसल के मौसम के दौरान की जाती है? तो साथी याद रखिएगा ये खरीफ फसल के मौसम में की जाती है। ओके, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली SSC के नए पैटर्न पे यानी एडिक्यूटिव पैटर्न पे आप सभी का जीके का 35 क्वेश्चन का टेस्ट हो चुका है। तो बताइए साथी आप सभी का लगभग कितना स्कोर रहा आज की सेशन से? चलिए बताइए कमेंट करके, तुरंत बताएंगे आप सभी का इन 35 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आप पूरे 35 का 35 क्वेश्चन इसी क्लास में याद कर लिया होगा भाई। क्योंकि देखिए साथी MTS आपका 10th लेवल का है और एडिक्यूटिव पैटर्न जो पहले TCS द्वारा सवाल पूछे जा रहे थे अब बिल्कुल भी चेंज कर दिया गया है। तो आपका MTS 10th लेवल का है तो 10th लेवल का ही जीके का सवाल आएगा। और MTS हवलदार का मेन 2 डिसाइडेड सब्जेक्ट होता है, एक आपका जीके और एक इंग्लिश। इन्हीं 2 सब्जेक्ट से हमारा फाइनल सिलेक्शन और फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, रिजल्ट भी इन्हीं से आता है। तो साथ ही आप जितना हो सके जीके और इंग्लिश पर अधिक फोकस करिए, तभी आपका साथ ही फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ओके भाई, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अपने दोस्तों भाई शेयर भी करिए और लाइक तो बनता है। मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।